हम लोग बायोलॉजी शुरू किए थे और इसमें पहला चैप्टर जो है कोशिका शुरू किए थे और कोशिका में इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है। आज इसका दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग कोशिका के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो कोशिका जो है, कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब सुनिए, जीवाणु सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो कि किसका कोशिका होता है? जीवाणु का। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? जीवाणु का होता है, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, नील हरित शैवाल बताइए क्या है? तो नील हरित शैवाल बैक्टीरिया है। ठीक है, केवल शैवाल तो शैवाल वो पौधा में आता है, नील हरित शैवाल बोलेगा तो बैक्टीरिया है। नील हरित शैवाल बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज किसने किया है? ल्यूवेनहॉक। ठीक है, और जीवाणु जो है यानी बैक्टीरिया सभी तापमान में जीवित रहता है। बैक्टीरिया सभी तापमान में जीवित रहता है। विषाणु यानी वायरस की कोशिका कैसी होती है? मृत। वायरस जो है मृत कोशिका होती है। वायरस की कोशिका मृत कोशिका होती है। वायरस की खोज किसने किया? इवानोव्स्की। वायरस की खोज इवानोव्स्की। किसमें किया? तो तंबाकू के पौधों में। विषाणु की खोज किसमें किया गया? तंबाकू के पौधों में। मोज़ेक नामक रोग किसमें पाया जाता है? तंबाकू के पौधों में। मोज़ेक नामक रोग तंबाकू के पौधों में। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? विषाणु यानी वायरस। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको कहते हैं? वायरस को। किसको कहते हैं? वायरस को। वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन का। वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। वायरस जब तक वातावरण में रहता है, तब तक वो मृत अवस्था में रहता है। तब तक वह मृत अवस्था में रहता है यानी निर्जीव रूप में रहता है। लेकिन जैसे ही किसी भी जीव के बॉडी में जाता है तो वह क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है यानी सजीव हो जाता है। ठीक है, यानी वायरस जो है मृत और जीवित दोनों अवस्था में रहता है। मृत और जीवित यानी सजीव और निर्जीव दोनों अवस्था में। इसीलिए सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसको कहते हैं? वायरस को। तो वायरस सजीव और निर्जीव दोनों होता है। जब तक वातावरण में रहता है, किस अवस्था में रहता है? मृत अवस्था में यानी निर्जीव रहता है। और जब किसी जीव के बॉडी में चला जाए, तो वो हो जाता है जीवित हो जाता है यानी सजीव हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, कोशिका अंग। कोशिका अंग के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत सारे कोशिका अंग है, सबके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला कोशिका अंग है कोशिका भित्ति, सेल वाल। ठीक है, कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। तो कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? पौधा। हाँ, पौधा में यानी केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह सबसे बाहरी परत होता है पौधों का। कोशिका भित्ति जो है पौधों का सबसे बाहरी परत होता है, कोशिका भित्ति। ठीक है, सबसे बाहरी परत होता है जो पौधा के मजबूती बनाता है। बाहरी परत को क्या करता है? मजबूती बनाता है। और ये कैसा होता है? मृत होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है? मृत होता है। ठीक है,
कोशिका भित्ति मृत होता है यानी निर्जीव होता है और पौधों में मजबूती बनाता है, कठोरता बनाता है। ठीक है, इसका मुख्य काम जो होता है पेड़ पौधों को सुरक्षा देना। कोशिका भित्ति का मुख्य काम क्या है? पेड़ पौधों को सुरक्षा देना। ठीक है, तो एक तो आप समझ गए हैं कि पादप में कोशिका भित्ति होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। पादप के अलावा और किस में कोशिका भित्ति होता है? तो पादप के अलावा कवक और जीवाणु में भी पाया जाता है, यानी 3 चीज़ों में पाया जाता है, याद रखिएगा। एक पादप, कवक और जीवाणु। पादप, कवक और जीवाणु में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। इसके अलावे किसी में नहीं पाया जाता है। तो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और यह कैसा होता है? कोशिका भित्ति पारगम्य होता है। कोशिका भित्ति पारगम्य होता है, मतलब सब कुछ जो भी लिक्विड पार्ट होता है वो पार हो जाता है इससे। कोशिका भित्ति पारगम्य होता है, सब कुछ पार हो जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन। शैवाल का अध्ययन बताइए। फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति याद रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज। तो ये 3 का कोशिका भित्ति होता है, तीनों का नाम याद रखिएगा। आगे देखिए, कवक और शैवाल के बीच का योजक कड़ी किसको कहते हैं? लाइकेन को। कवक और शैवाल के बीच योजक कड़ी लाइकेन। ठीक है, सजीव और निर्जीव के योजक कड़ी कौन है? विषाणु, वायरस। उसी तरह कवक और शैवाल के बीच योजक कड़ी लाइकेन। ठीक है, लाइकेन से क्या प्राप्त किया जाता है? लिटमस पत्र। लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त होता है, जो कि अम्ल और क्षार की जांच करता है। लाइकेन का अध्ययन क्या है? लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी। तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषक सूचक है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है, याद रखिएगा। ठीक है, लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषक का सूचक है। कोशिका भित्ति के निर्माण में सुनिए क्या क्या उसमें रहता है। तो कोशिका भित्ति के निर्माण में सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेलुलोज, काइटिन, क्यूटिन, ये सब चीज़ शामिल रहता है कोशिका भित्ति में। तो कोशिका भित्ति में क्या क्या रहता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन, क्यूटिन, लिग्निन। ठीक है, ये सब कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। अब सुनिए, तो ये था कोशिका भित्ति का। ठीक है, कोशिका अंग का ये कोशिका भित्ति था। सेल वॉल के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, उसके बाद देखिए कोशिका अंग कौन सा है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को ही बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली या इसको जीव कला बोलते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या फिर जीव कला। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब देखिए कोशिका झिल्ली क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होता है। अर्ध पारगम्य का मतलब होता है कुछ लिक्विड पार्ट पार हो सकता है और कुछ लिक्विड पार्ट पार नहीं होगा। ये होगा अर्ध पारगम्य। पारगम्य मतलब सब कुछ पार हो जाता है, जो कि कोशिका भित्ति होता है। और वहीं कोशिका झिल्ली की बात करें तो ये अर्ध पारगम्य है, कुछ भाग पार हो जाएगा, कुछ भाग पार नहीं होगा। ठीक है, तो अर्ध पारगम्य होता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? अर्ध पारगम्य होता है। यह एक प्रकार की जैविक झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो क्या है? एक जैविक झिल्ली है।
जो कुछ अणुओं या आयनों को अपने से होकर पार होने देता है जबकि अन्य को नहीं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? वसा और प्रोटीन का। वसा और प्रोटीन मिलकर लाइकोप्रोटीन बनाता है। वसा और प्रोटीन के मिश्रण को लाइकोप्रोटीन बोलते हैं और लाइकोप्रोटीन का ही बना होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लाइकोप्रोटीन। लाइकोप्रोटीन का मतलब वसा और प्रोटीन। ठीक है, लाइकोप्रोटीन मत का मतलब क्या हो गया? वसा और प्रोटीन। वसा को लिपिड बोलते हैं, वसा को क्या बोलते हैं? लिपिड इंग्लिश में बोलते हैं। तो लिपिड और प्रोटीन मिलके लाइकोप्रोटीन बनता है और लाइकोप्रोटीन से क्या बना हुआ है? कोशिका झिल्ली। हाँ, इसमें प्रासरण की क्रिया होता है। कोशिका झिल्ली में प्रासरण की क्रिया होता है। कोशिका झिल्ली में प्रासरण की क्रिया होती है। ठीक है, तो जहाँ भी अर्धपारगम्य झिल्ली होगा उसमें प्रासरण की क्रिया होगा। ठीक है, जहाँ पर भी अर्धपारगम्य झिल्ली होगा वहाँ पे प्रासरण की क्रिया होगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस। प्रासरण की क्रिया क्या है? तो प्रासरण की क्रिया है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। अधिक सांद्रता, कोई लिक्विड है अधिक सांद्रता वाला, वो कम सांद्रता की ओर जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रासरण बोलते हैं। ठीक है, जैसे किशमिश का फूल जाना। किशमिश देखते होंगे पानी वगैरह सोख कर वो फूल जाता है, तो किशमिश का फूलना वो क्या, कौन सा क्रिया है? प्रासरण। या फिर चना को फूलने देते हैं, वो फूल जाता है। चना का फूलना भी क्या है? प्रासरण। ठीक है, तो याद रखिएगा जहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली पाया जाता है उसमें कौन सा क्रिया होता है? प्रासरण की क्रिया होता है। कौन सा क्रिया होता है? प्रासरण की क्रिया होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत होता है। ठीक है, वहीं पादप कोशिका के सबसे बाहरी परत क्या होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। और जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली होता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। ठीक है, वहीं पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली दूसरी परत होता है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका की बात करें तो सबसे बाहरी परत होता है, वहीं पादप कोशिका की बात करें तो कोशिका झिल्ली दूसरी परत होता है। सबसे लास्ट वाला आखिरी परत जो होता है क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। तो उसमें 2 लेयर होता है, याद देखिए, कोशिका भित्ति सबसे लास्ट में, उसके बाद एक लेयर होता है कोशिका झिल्ली। पादप में 2 लेयर। ठीक है, और वहीं जंतु की बात करें तो एक ही लेयर होता है, वो कोशिका झिल्ली का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली के संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। कोशिका झिल्ली के संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया? रॉबर्टसन ने 1959 में। रॉबर्टसन ने कब दिया? 1959 में। ठीक है, तो ये था कोशिका झिल्ली के बारे में। उसके बाद देखिए तीसरा कोशिका का अंग पढ़ रहे हैं। तीसरा कोशिका का अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सूत्र कणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सूत्र कणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन। लेकिन नामांकन किसने किया था माइटोकॉन्ड्रिया का? बेंडा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन, माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकन बेंडा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि उसका आकार कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है? एक चप्पल की तरह होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया का आकार चप्पल की तरह होता है और उसका जो बाहरी लेयर बना होता है वो दोहरी लेयर बना होता है, दोहरी झिल्ली का बना होता है और यह ठीक है कोशिका द्रव में तैरता हुआ रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है? चप्पल की तरह होता है और दोहरे लेयर के द्वारा, ये दोहरे झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, ठीक है। और इसके बाहरी आवरण में अंगुली नुमा संरचना पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो चप्पल का आकार होता है उसके बाहरी, सबसे बाहरी लेयर में क्या होता है? एक रोआ टाइप का उंगली नुमा संरचना पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया चप्पल के आकार का होता है, उसके बाहरी लेयर में रोआ उंगली नुमा संरचना निकला होता है, उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कितना ऊर्जा का उत्पादन होता है? 38 एटीपी। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में कितना ऊर्जा का उत्पादन होता है? 38 एटीपी। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो 38 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? हाँ, पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। किसको कहते हैं? हाँ। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र प्रक्रिया किसमें पाया जाता, किसमें संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है, मैट्रिक्स में संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र प्रक्रिया, क्रेब्स चक्र प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद का, माइटोकॉन्ड्रिया के खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखिएगा डीएनए, आरएनए और राइबोसोम इसका खुद का होता है। एक तो कोशिका में अलग से राइबोसोम होता है, ये तैरता वो रहता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका अंग है जिसमें खुद का राइबोसोम होता है। डीएनए, आरएनए न्यूक्लियस केंद्रक में तो पाया ही जाता है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा अंग है इसमें खुद का इसका डीएनए, आरएनए पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम, तीन चीज़ होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त कोशिका अंग कहा जाता है। इसको डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त कोशिका अंग कहा जाता है, अर्धस्वायत्त कोशिका अंग कहा जाता है। बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल भी क्या है? बैक्टीरिया का ही प्रकार है। तो बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को छोड़कर पौधा और जंतु की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर, मतलब जीवाणु और नील हरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, याद रखिएगा, जीवाणु और नील हरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। उसको छोड़कर पौधा और जंतु, हाँ, प्लांट और एनिमल के समस्त जीवित कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें वायवीय शोषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय शोषण, देखिए शोषण दो गो होता है, एक वायवीय शोषण और एक अवायवीय।
वायवीय श्वसन बोलते हैं जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसको वायवीय श्वसन, और जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसको अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है कौन सा श्वसन होता है? वायवीय। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के उपस्थिति में श्वसन होता है, इसलिए इसको वायवीय श्वसन बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा श्वसन लेता है? वायवीय श्वसन। ठीक है, तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ठीक है, ईस्ट की कोशिका में ईस्ट की कोशिका में कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय। याद रखिएगा, ईस्ट की कोशिका में अवायवीय श्वसन होता है। कौन सा श्वसन? अवायवीय। हाँ, अवायवीय श्वसन होता है किस क्रिया द्वारा? किण्वन क्रिया द्वारा। हाँ, ईस्ट कोशिका में किण्वन क्रिया द्वारा श्वसन होता है। पूछता है, एग्जाम में पूछता है ईस्ट की कोशिका में कौन सा प्रक्रिया द्वारा श्वसन होता है? तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा, वो भी अवायवीय श्वसन। किण्वन प्रक्रिया द्वारा अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन में काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होता है। अवायवीय श्वसन में काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज पाइरूवेट में बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पाइरूवेट। ये अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटता है। ग्लूकोज पाइरूवेट में टूट जाता है, ग्लूकोज पाइरूवेट में। ठीक है, जब भी ग्लूकोज दो भाग में टूटता है तो उसे पाइरूवेट कहते हैं। जब भी ग्लूकोज दो भागों में टूट जाए तो उसको हम लोग पाइरूवेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाइरूवेट। पाइरूवेट में कितना कार्बन वाला अणु होगा? ग्लूकोज में कितना होता है? 6 कार्बन वाला अणु होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? हाँ, C6H12O6, यानी कार्बन के 6 अणु। ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु। अब ग्लूकोज जब दो भागों में टूटेगा और दोनों भाग पाइरूवेट कहलाता है ना, तो 3-3 कार्बन वाला टूट जाता है। तो याद रखिएगा, पूछता भी एग्जाम में, पाइरूवेट कितने कार्बन वाला अणु है? 3 कार्बन वाला अणु पाइरूवेट होता है। ग्लूकोज कितने कार्बन वाले अणु हैं? 6 कार्बन वाले अणु। 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज होते हैं, और जब ये दो भागों में टूटेंगे 3-3 कार्बन वाले, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? पाइरूवेट कहलाते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का सूत्र याद रखिएगा, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज पाइरूवेट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में टूटता है। ग्लूकोज जो टूटता है, ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटता है, अभी तुरंत बताए थे, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति, यानी अवायवीय श्वसन में ही टूटता है। और ये जो है कोशिका द्रव में टूटता है। किस में टूटता है? कोशिका द्रव में टूटता है। कोशिका द्रव में। ठीक है, यह 3 कार्बन वाला अणु बनाता है और यहाँ काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होता है। पाइरूवेट जो है 3 कार्बन वाला अणु बनाता है और यहाँ काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होता है, और यह क्रिया किण्वन क्रिया के तहत ईस्ट में होता है। किण्वन क्रिया द्वारा किस में होता है? ईस्ट में। यह क्रिया जो कोशिका द्रव में होता है उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। हाँ, ठीक है, यह क्रिया जो कोशिका द्रव में होता है इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना, ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटता है और ये क्रिया कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। कोशिका, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना कौन सा क्रिया है? ग्लाइकोलाइसिस, और ये कोशिका द्रव में होता है। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चर्चा था। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग लाइसोसोम से पढ़ेंगे। ठीक है।